Hello students, welcome to our YouTube channel Abbas Academy. In this video you are going to learn the 11th chapter of your 8th standard history and civics, struggle for equality. As the name of the chapter is that two keywords are there. One is a struggle and another one is a equality. So what you will learn in this chapter? You will learn more about the equality, because there is inequality. There was inequality present situated in our country before independence. So more social reformer came forward to reform our society. So equality मतलब there are that बहुत सारे जो बराबरी नहीं थी हमारे समाज में, लोगों को ऊंची जात नीची जात ये और गरीबों के साथ गरीब और गरीब होता जा रहा था, अमीर और अमीर होता जा रहा था. So that we will learn in this chapter. So in the progress of modern India, struggle for political freedom was important. अभी तक के हमने देखा कि आज़ादी की जो वो थी पॉलिटिकल फ्रीडम वाज इम्पॉर्टेंट, कि मोर एंड मोर लीडर्स बिकम एजुकेटेड एंड दे इनिशिएटेड लाइक महात्मा गांधी केम टू इंडिया. ही स्टार्टेड द पीसफुल मूवमेंट, नॉन वायलेंस मूवमेंट लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट. उसके बाद साथ साथ में हमने देखा उसके बाद आर्म स्ट्रगल वगैरह हुआ. इसके अलावा बहुत सारी जो हमारे समाज में, इसलिए आपने सुना होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो कि तो हिंदू रिलीजन से पहले एसोसिएटेड थे, लेकिन उनकी जो जात थी, उनकी जो कास्ट थी, निचली कास्ट थी, उनके साथ बहुत ही बुरा सुलूक होता था. तो ही माइग्रेटेड, ही लेफ्ट द हिंदुइज्म एंड ज्वाइन द बुद्धिज़्म. तो उन्होंने बुद्धिज़्म ज्वाइन कर लिया. तो और फिर उनके समाज को उन्होंने एक स्पेशल रिजर्वेशन दिलाया, जो आज तक क्या आपने सुना होगा एससी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट. तो उनकी जो कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट है. वो सारे डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले हैं, बिकॉज उस ज़माने में समाज में ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी. तो सो दिस स्ट्रगल वाज बेस्ड ऑन द ब्रॉड फिलॉसफी ऑफ मैंस इमेंसिपेशन. अब यहाँ पर नए नए वर्ड्स आप सीखोगे. मैंस इमेंसिपेशन क्या है? इमेंसिपेशन मतलब टू गिव पावर. लेकिन आज देखो, आज का जो हमारा लेटेस्ट 21st सेंचुरी है, हम आज़ाद है. कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा उठ के कोई भी जॉब कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या बिजनेस करे. हर किसी को अपनी एक पावर है ना, फ्रीडम है, आज़ादी है कि वो जो चाहे करे. लेकिन उस ज़माने में इमेंसिपेशन नहीं था, लोगों को इतना पावर नहीं दिया गया था, लोगों को गुलाम बना के रखा गया था. वो कैसे हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो देयरफॉर इन द कोर्स ऑफ दिस स्ट्रगल अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल डिपेंडेंस देयर वाज अ ओपोजिशन टू थिंग्स लाइक फेडरलिज्म. अब ये फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म मीन्स वन. अब ये फ्यूडलिज्म क्या है? फ्यूडलिज्म इज अ सिस्टम जो कि उस ज़माने में राइज था यूरोप में. अब जाहिर सी बात है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट का ही एक देश है ब्रिटेन, जो हमारे देश पे कब्जा जमाए बैठा था. तो वो यहाँ पे भी, इंडिया में भी प्रोपोगेट करता था. फ्यूडलिज्म मतलब कि यहाँ के लोग, पहले बात तो सारे अंग्रेज़ आए, हमारे कंट्री पे कब्जा जमा लिए, हमारी ज़मीन हथिया ली. और यहाँ के जो लोग थे, जैसे अब कोई बेरोज़गार है, कोई किसान है, उसके पास कुछ खाने को कुछ नहीं है, तो वो एक जागीरदार उसको वो ज़मीन देगा और उसको बोलेगा मैं जो बोलूँगा तुझे वो करना पड़ेगा. दैट इज़ द सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म. यानी उसको उसका गुलाम बन के रह गया था. राइट. वो बोलेगा उठ, वो बोलेगा सो दो, सो वो बोलेगा ये क्रॉप उगना चाहिए तो वही क्रॉप उगेगा. राइट. वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं था. तो सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. अभी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्या है? एक्सप्लॉयटेशन मतलब बर्बाद करना. राइट. लेकिन उसके सोशल स्ट्रक्चर को, उसकी जो इमेज थी वो टोटली एक्सप्लॉइट हो गई थी. राइट. कि इंडियंस वर बिकम द स्लेव मतलब गुलाम, बिकम द स्लेव ऑफ द ब्रिटेन. अंग्रेज़ों के, गोरों के इंडियंस गुलाम बन के रह गए थे. सो लाइक ना सिर्फ गोरों के, बल्कि उस ज़माने में बहुत सारे इंडियंस थे जो कि रिच थे, उन लोगों के भी गुलाम बन के रह गए थे. क्योंकि वो कठपुतली, जो अमीर थे उस ज़माने में, वो अंग्रेज़ों की कठपुतली थे. अंग्रेज़ उनको जो बोलते थे वो ऐसा करना पड़ता था. राइट. सो लाइक freedom movement, the principle of equality is very important. From that point of view, the contribution of movement built up by the various social groups such as the farmers, worker movements, Dalit, etc., as well as the stream of socialism giving importance to the equality proves to be significant. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे? एक्चुअली ब्रॉड में हम फार्मर्स मूवमेंट देखेंगे, वर्कर्स मूवमेंट देखेंगे, वुमेन्स मूवमेंट देखेंगे, दलित मूवमेंट देखेंगे, एज वेल एज स्ट्रीम ऑफ सोशलिज्म गिविंग इंपॉर्टेंस टू इक्वालिटी. So without realizing its contribution, we will not be able to understand the developmental process of modern India. Therefore, let us study some of this movement.
तो इन दिस चैप्टर में हम ब्रॉडली पीजन मूवमेंट यानी कि फार्मर्स मूवमेंट को, पीजन यानी कि किसान, फार्मर्स को कहा जाता है, राइट। So the Indian farmers had to suffer due to the ill effects of the British economic policy. अब ये ill effects यानी कि जो बुरी पॉलिसी थी अंग्रेजों की, इकोनॉमिक पॉलिसी, अर्थ की जो पॉलिसी थी वो क्यों बुरी थी? बिकॉज द ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर ओनली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडिया को लूटने के लिए आए थे, राइट। इंडिया को लूटने खसोटने के लिए, और इंडिया चाहे तेल लेने गया, हमको हमारा यानी अंग्रेज का ये मानना था, हमको हमारा ब्रिटेन का खजाना, ब्रिटेन का अकाउंट, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, बस। इंडिया चाहे तेल लेने गया, राइट। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि किसान, आज भी हमारा, आज 2021 में भी हमारे 50% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। आज देखो दिल्ली में क्या हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट की ऑपरेसिव पॉलिसी आ रही है, राइट। तो उस ज़माने में, आज से 70-75 साल पहले, 75 ईयर्स अगो, सोचो उस ज़माने का किसान कितना मजबूर, कितना कमज़ोर होगा। तो उस ज़माने में किसानों से बहुत ज़्यादा, आज क्या बोलना चाहिए, गोल्डन एरा है किसानों का, कि किसानों को कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। लेकिन उस ज़माने में किसानों से इतना टैक्स लिया जाता था। और वी नो द एग्रीकल्चर इज टोटली नहीं 100% डिपेंड ऑन द मानसून। बारिश अच्छी हुई तो फसलें अच्छा प्रोडक्शन होगा, लेकिन अगर बारिश कम हुई या बहुत ज़्यादा हो गई, ओवर रेनफॉल भी हुई, तो फसलें बर्बाद हो जाएगी, राइट। लेकिन अंग्रेज उन पर ज़रा भी रियायत रहम नहीं करते थे। उनका लैंड जितना भी बड़ा हो, प्रोडक्शन, उनके प्रोडक्शन कितना भी हो, प्रोडक्शन 1 टन हो या 1000 टन हो, उनका लैंड के साइज़ के हिसाब से उनसे टैक्स वसूली की जाती थी। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई किसान है, उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है, कम होगा या हुआ ही नहीं, तो उनसे टैक्स लिया जाएगा। और जब वो नहीं दे पाते तो उनका लैंड जो था कॉन्फिस्केट कर दिया जाता था, यानी कि कब्जा जमा अंग्रेज अपने हाथ में ले लेते थे, राइट। तो मजबूरी में फार्मर्स क्या करता था, मनी लेंडर के पास जाता था। मनी लेंडर यानी कि जो उस ज़माने में बैंक तो नहीं थे, मनी लेंडर मतलब शाहूकार, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन देते थे, कर्जा देते थे, राइट। वो भी आज देखिए बैंक ज़्यादा से ज़्यादा 12 to 15% पे लोन देता है, लेकिन उस ज़माने में 40 to 50% इंटरेस्ट रेट लेते थे। यानी कि सपोज अगर किसी एक किसान ने 1 लाख रुपया लिया, तो उसको 1 साल बाद 1 लाख प्लस 50,000 रुपीज़ यानी कि 1.5 लाख रुपये वापस करना पड़ेगा। और अगर किसान नहीं कर पाता था तो उसकी ज़मीन वो मनी लेंडर हथिया लेता था। इस तरीके से फार्मर्स बिल्कुल ही, उसकी जो कंडीशन थी बहुत ही बुरी होती जा रही थी। वो उसके खाने के वांदे हो गए थे, वो भूखमरी का शिकार हो गया था, राइट। यानी उसको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। So they give unjust treatment to the farmers. On many occasions, the farmer rose against this injustice. The Pidgin in Bengal formed their union and revolted against the compulsion of indigo and compulsion of cultivation of indigo. अब इतना जुल्म कम था कि अंग्रेज़ों ने कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो स्टार्ट कर दिया। ये इंडिगो दरअसल है क्या? इंडिगो इज़ नथिंग बट अ केमिकल। एक केमिकल है जिसको जनरली कपड़ों में ब्लू कलर देने के लिए होता था, क्योंकि उस अंग्रेज़ वहाँ पे, अगर वो इतने शाने थे अंग्रेज़, इतने क्लेवर थे, चालाक थे, कि अगर ब्रिटेन की ज़मीन पे उगाएंगे तो वहाँ की ज़मीन इनफर्टाइल हो जाएगी, मतलब जो उसकी फर्टिलिटी है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़मीन की फर्टिलिटी एंड हो गई तो ज़मीन वो जो लैंड रहेगी, किसान की लैंड रहेगी, फार्म लैंड रहेगा, दैट फर्दर उसमें कुछ भी आगे चल के उसमें कुछ भी बो नहीं सकते, वो ज़मीन बाँझ होकर रह जाएगी। अब उसमें कुछ उगेगा नहीं तो किसान बेरोज़गार हो जाएगा, वो उसके खाने के वादे हो जाएंगे, राइट। सो दे प्ले द नील दर्पण रिटर्न बाय द दीनबंधु। तो इसलिए किसानों को मजबूर करते कि ये वो इंडिगो उगाओ। 1 से 2 साल 3 साल तक इंडिगो उगता था, लेकिन तीसरे चौथे साल बाद उसकी फर्टिलिटी, उसका प्रोडक्शन कम होकर ज़मीन जो थी टोटली इनफर्टाइल हो जाती थी। बिकॉज ज़मीन से अगर केमिकल उगाओगे तो ऐसे ही होगा ना, ज़मीन अपनी खाने की चीज़ें उगाने के लिए, राइट। So the play नील दर्पण written by the दीनबंधु मित्र brought to the notice of the society। तो इस तरीके से उस ज़माने में टीवी वगैरह तो नहीं थे, मोबाइल इंटरनेट नहीं थे, तो उसके ज़रिए ड्रामे के ज़रिए, प्ले यानी कि एक ड्रामा था, दीनबंधु के ज़रिए किसानों की जो कंडीशन थी वो सोसाइटी को बताई जाती थी, राइट। In 1875 the farmers from the Maharashtra rose revolt against the atrocities of the landlords and money lenders। अब atrocities मतलब जो उनका जुल्म था, उनके खिलाफ फार्मर्स ने एक आंदोलन किया। और लैंडलॉर्ड्स मतलब जो ज़मींदार थे, और मनी लेंडर यानी कि जो उस ज़माने में कर्जा देते थे। मनी लेंडर मतलब उधार देने वाला, कर्जा देने वाला, लोन देने वाला, मनी पैसा लोन देने वाला। द फार्मर्स इन उत्तर प्रदेश फॉर्म द किसान सभा इन 1988 अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र। द मोपला पीजन रोज इन अ ग्रेट रिवोल्ट इन केरला बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रस्ड इट डाउन।
In 1936, with the initiative of the Professor N.G. Ranga, Akhil Bharatiya Kisan Sabha was established. Swami Sahajanand Saraswati was the president of this organization. This Sabha presented a declaration of peasant right to the Indian National Congress. तो इसलिए फिर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो आने वाला सेशन था वो फैजपुर में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ. एंड थाउजेंड्स ऑफ peasants attended this session. In 1938, the crops in the eastern Khandesh were destroyed due to heavy rains. आज भी देखो बारिश कभी बेमौसम बारिश हो जाती है तो फसल जो रहती है किसान की बर्बाद हो जाती है. तो लेकिन आज भी गवर्नमेंट देखो किसानों को हेल्प करती है, किसानों को कॉम्पेंसेशन, उन पे तो कोई टैक्स है ही नहीं. किसान की आय यानी कि इनकम जितनी भी हो किसानों को कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है, राइट. तो ये आज़ादी के बाद से किसानों के लिए बहुत गवर्नमेंट ने नए नए कदम उठाए. तो द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स वेर मिसेरेबल, मतलब बहुत बुरी हो गई थी, मिसेरेबल. इन ऑर्डर टू गेट द लैंड रेवेन्यू वेव्ड. अच्छा, तो साने गुरुजी की लीडरशिप में वो अंग्रेज़ों के पास गए और बोले कि तुम उनकी लैंड रेवेन्यू मतलब जो टैक्स था वो माफ़ कर दो. वेव्ड मतलब माफ़ कर देना. तो साने गुरुजी ऑर्गेनाइज ए मीटिंग एंड प्रोसेशन एट मेनी प्लेसेस. He took out marches on the collector office. The peasant participated in large numbers in the revolutionary period of the 1942. जबकि क्विट इंडिया मूवमेंट का आंदोलन चल रहा था तो उनको अंग्रेज़ों को उनकी बात मानना पड़ी. साने गुरुजी एक बहुत अच्छे लीडर थे जो कि ईस्टर्न महाराष्ट्र, जो कि हमारा जो नॉर्थन महाराष्ट्र है ना, नॉर्थन महाराष्ट्र को पूरा खानदेश का इलाका माना जाता है. उसमें जो ईस्टर्न खानदेश में थे साने गुरुजी रहते थे. अब साने गुरुजी के बारे में जान लो कि ही बिल्ड अप द यूनिटी ऑफ द वर्कर्स. ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि वर्कर्स के लिए भी उन्होंने काम किया. ही ट्राइड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ वर्कर्स यूनियन एट धुले अम्मलनेर. धुले अम्मलनेर मैंने बताया ना, हमारे महाराष्ट्र का मैप देखो, उसमें जो नॉर्थन पार्ट है महाराष्ट्र का नॉर्थन हिस्सा, तो वो खानदेश कहलाता है. वहाँ पे धुले अम्मलनेर वगैरह है. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द मिल वर्कर्स ऑफ द यूनियन ऑफ अम्मलनेर. He went on fast unto that to open the doors of the Vittal temple at Pandharpur for the Dalits. ना सिर्फ वर्कर्स फार्मर्स बल्कि दलित के लिए भी उन्होंने काम किया. क्योंकि उस ज़माने में आप देखो कि दलितों को जैसे कॉमन टेम्पल में एंट्री नहीं थी. दलित यानी कि जो नीची कास्ट के माने जाते हैं उनको कॉमन टेम्पल में एंट्री नहीं थी. उनको लोग आम जगह से जहाँ जिस टैप से जिस नल से पानी लेते थे, पानी पीते थे, वहाँ जैसे उनको पानी लेने का परमिशन नहीं था. तो उनके खिलाफ साने गुरुजी ने आंदोलन किया, राइट, ताकि वो दलितों को विट्ठल टेम्पल में पंढरपुर में जाने की परमिशन मिले. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द वर्कर यूनियन. अभी हमने किसानों का देख लिया, अब देखते हैं वर्कर यूनियन. इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century, टेक्सटाइल मिल्स, रेलवे कंपनीज एंड सच इंडस्ट्रीज वर स्टार्टेड इन इंडिया. द वर्कर्स ग्रुप हैड नॉट अराइज ऑन द लार्ज स्केल, बट इन दिस पीरियड एफर्ट्स वर मेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द वर्कर. अब ये देखिए इनका इमेज दिया हुआ है, नारायण मेघाजी लोखंडे. नारायण मेघाजी लोखंडे, अब जैसे मैं बताया हर एक लीडर ने अपने अपने तौर पे लोगों के, कभी किसी ने वर्कर का साथ दिया, किसी ने किसानों का साथ दिया, किसी ने वुमेन्स का साथ दिया, किसी ने दलितों का साथ दिया. तो इस तरीके से नारायण मेघाजी लोखंडे को फादर ऑफ द इंडियन वर्कर्स मूवमेंट कहा जाता है. यानी कि वर्कर्स का ज़्यादातर इशू क्या हो सकते थे, उनको काम ज़्यादा लिया जाता था और सैलरी कम दी जाती थी, उनको छुट्टियाँ नहीं दी जाती थी. ये मेन 2-3 रीज़न वर्कर्स के हो गए. So, do you know the native place of the Narayan Meghaji Lokhande was near the Sasol in Pune district. He formed the mill workers union known as the Bombay Mill Hands Association in 1890. The workers union is believed to be beginning of the organized movement in India. He was also the chairman of the Mumbai branch of the Satya Shodhak Samaj founded by the Mahatma Phule. Due to his effort, from 10 June 1890, the workers started getting weekly holiday on Sunday. है ना. जैसे मैंने इशू बताया कि वर्कर्स की जनरली इशू क्या हो सकता है कि उनको छुट्टियां नहीं मिलती होगी या तो उनको सैलरी कम मिलती होगी. तो उन्होंने उनका साथ देके उनकी सैलरी बढ़ाई और उनको संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती थी. आज जो संडे को हॉलीडे मनाते हैं ये उनकी ही देन है, राइट. सो मोर अबाउट वी विल सी. सो इस पार्ट हमने मैं करीब इस चैप्टर को 2 पार्ट में कवर करूँगा. सो अगला पार्ट हम अगला जो भी टॉपिक है हम पार्ट 2 में देखेंगे. तो आई होप I have cleared all the concept regarding this chapter to you and you enjoy the history as well as civics. civics का मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला है वीडियो इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इंडियन जुडिशियरी पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई बटन पे क्लिक करके मैंने जो हमारे जो आपके सिविक्स सिलेबस पे यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडियन एग्जीक्यूटिव एंड इंडियन पार्लियामेंट पे वीडियोस बनाई है. उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, उस पर वीडियो देख सकते हो, जो कि आपके लिए ना सिर्फ इस साल बल्कि आपको फ्यूचर में फॉरएवर हेल्प करेगा.
सो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू।